जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका उड़ान क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर। मैं विक्रम सिंह गुजर आपके लिए लेकर आया हूं एसएससी जीडी की T20 सीरीज, जिसके अंदर आप एसएससी जीडी के टॉप 20 क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। यानी कि एसएससी जीडी से संबंधित जो कि जीके एंड जीएस के हमारे टॉप टॉप के जो 20 क्वेश्चन जो होंगे उनके बारे में हम चर्चाएं करेंगे। एसएससी जीडी के एग्जाम को टारगेट करने के लिए स्पेशल ये सीरीज आपके लिए चलाई गई है, जिसमें आप अपनी तैयारी को बेहतरीन कर सकते हैं। अपने साथियों को भी इसमें जोड़ जोड़ करके इस सीरीज को भी हेल्पफुल बनाए, जिससे हमारा भी जो है मनोबल बढ़ता रहे और हम भी आपके लिए बेहतर से बेहतर प्रयत्न करते रहे ऐसे ही। तो आज का बेहतरीन प्रश्न जो आपकी स्क्रीन पर आने वाला है, देखिएगा, बेहतरीन तरीके से आंसर देने की कोशिश करिएगा। बहुत ही जबरदस्त व शानदार प्रश्न है आपके सामने। निम्नलिखित में से पृथ्वी का सर्वाधिक वृहद पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? पृथ्वी का सब सर्वाधिक वृहद या सबसे बड़ा जो पारिस्थितिक तंत्र जो है वो कौन सा है? जल मंडल, स्थल मंडल, जैव मंडल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जैव मंडल। क्या होगा? जैव मंडल इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न ये रहा। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल NGT की भारत सरकार द्वारा स्थापना कब की गई? यानी कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो है इसकी स्थापना जो है, इसको एस्टिब्लिश जो है कब किया गया था? तो इसकी स्थापना की गई थी 2010 के अंदर। कब की गई थी? 2010 में। आपको बताना है कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनलिटी का जो है, ट्रिब्यूनल का जो मुख्यालय है, हेडक्वार्टर है, वो कहाँ पे है? आपको एक कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। ये रहा। नव मल्थूसियन सिद्धांत निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? यानी कि एक सिद्धांत का नाम दिया गया है नव मल्थूसियन सिद्धांत, जो कि किस से संबंधित है? रोजगार से, गरीबी से, जनसंख्या से या आय से? तो ये पॉपुलेशन से संबंधित है, यानी कि जनसंख्या से संबंधित जो है ये सिद्धांत रहेगा, जो कि हमारा सी आंसर जो है ये एकदम सही है इसका। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं और देखिए नेक्स्ट प्रश्न। सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना होता है? सूर्य का जो रासायनिक मिश्रण होता है उसमें हाइड्रोजन का कितना परसेंट होता है? 71%, 61%, 75% और 54%। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? तो राइट आंसर होगा 75%, 75% इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। सूर्य की सबसे बाहरी सतह का नाम क्या है? सूर्य की सबसे बाहरी जो सतह है, सबसे बाहरी जो लेयर है, उसका नाम क्या है? क्रोमोमंडल है, थर्मो मंडल है, कोरोना है या प्रकाश मंडल है? तो इसका राइट आंसर होगा फोटोस्फीयर, प्रकाश मंडल। आप जानते हैं कि सूर्य हमारा कौन सी आकाश गंगा में है? तो मंदाकिनी आकाश गंगा के अंदर है। कौन सी आकाश गंगा में है? मंदाकिनी आकाश गंगा में है। सूर्य जो है यह सौर मंडल का मुखिया है। किसका? सौर मंडल का मुखिया पूछ लिया जाए तो सौर मंडल का मुखिया कौन है? तो सौर मंडल का मुखिया जो है उसका नाम क्या है? सूर्य है। साथ ही साथ आपसे पूछ लिया जाए कि सौर मंडल के अंदर कितने ग्रह हैं? सौर मंडल में कितने ग्रह हैं? तो सौर मंडल के अंदर जो है ग्रहों की संख्या आपको देखने को मिलेगी 8, यानी कि 8 ग्रह हैं। और सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह जो है उसका नाम है बृहस्पति। क्या नाम है? बृहस्पति जो है ये सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। और सबसे छोटे ग्रह का नाम है बुध, जो कि सूर्य के सबसे नजदीक पाया जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिएगा अगला प्रश्न। सौर पृष्ठ का लगभग कितना तापमान होता है? सौर पृष्ठ जो होती है उसका जो है तापमान कितना होता है? सूर्य की बाहरी सतह का तो तापमान होता है 6000 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है? 6000 डिग्री जो है इसका तापमान होता है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि सौर मंडल जो है, इस सौर मंडल की खोज किसने की थी? ये प्रश्न बहुत बार आया हुआ है कि सौर मंडल जो है, इस सौर मंडल की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो सौर मंडल की खोज जो है ये कोपरनिकस के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? कोपरनिकस नाम का जो है एक वैज्ञानिक था, जो कि पोलैंड का रहने वाला था। कहाँ का रहने वाला था? पोलैंड का। ये भी पूछा गया है कि ये कहाँ का रहने वाला था,
तो कोपरनिकस जो है पोलैंड का रहने वाला था और इसी के द्वारा जो है सौर मंडल की खोज की गई थी। बताया गया था कि सौर मंडल मंदाकिनी आकाश गंगा के अंदर स्थित है। तो हमारी आकाश गंगा का नाम क्या हो जाएगा? मंदाकिनी आकाश गंगा, जिसमें हम रहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। दो स्थानों के मध्य, दो स्थानों के समय को प्रभावित करता है, यानी कि दो स्थान है, कोई भी दो स्थान है। जैसे मान ले कि ये हमारे पास स्थान ए है, ये वाला जो स्थान है ये हमारे पास ए है, ये वाला स्थान हमारे पास बी है। ठीक है, तो दोनों के टाइम को कौन प्रभावित करता है? ऐसा मान लेते हैं कि यहाँ पे हमारे पास 10 बजे हुए हैं। कितने बजे हैं? 10 बजे हैं। यहाँ पे हमारे पास 11 बजे हैं। तो इन दोनों के बीच में जो 1 घंटे का यानी 60 मिनट का जो अंतर है वो किसके कारण है? किसके कारण होता है? तो आप अच्छे से जब भूगोल के अंदर पढ़ते होंगे कि आप अक्षांश व देशांतर का जो टॉपिक पढ़ते हैं, जिसमें आप देशांतर रेखाओं के बारे में जब बात करेंगे तो 1 डिग्री देशांतर घूमने पर हमें 4 मिनट का समय लगता है। तो इसमें अगर हम बात कर ले कि 15 डिग्री देशांतर जब हम घूमते हैं तो 15 डिग्री देशांतर घूमने के लिए हमें 15 चौके 60 मिनट, 60 मिनट मतलब 1 घंटा लगता है। तो वो देशांतर रेखाओं का कार्य होता है। किसका कार्य होता है? देशांतर रेखाओं का कार्य होता है, यानी समय का निर्धारण करती है देशांतर रेखाएं और जोन यानी कि कटिबंधों का निर्धारण करती है हमारे पास अक्षांश रेखाएं। ठीक है, कुल देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी है? तो कुल देशांतर रेखाओं की संख्या है 360। ठीक है, दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी जो होती है वो कितनी होती है? तो दो देशांतर रेखाओं के बीच की जो दूरी होती है वो होती है 111.32 किलोमीटर। और इस दूरी को क्या कहते हैं? तो इस दूरी को कहते हैं गोरे। क्या कहते हैं? गोरे के नाम से आप इस दूरी को जानते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किस देश का अलिखित संविधान है? निम्नलिखित में से कौन सा देश है जिसका अलिखित संविधान आपको देखने को मिलता है? यूएसए है, यूके है, पाकिस्तान है, भारत है। तो आप अच्छे से जानते हैं कि सबसे पहला लिखित संविधान, दुनिया का सबसे पहला लिखित संविधान कौन से देश का है? तो वो अमेरिका का संविधान है। प्रथम लिखित संविधान कैसा है? प्रथम लिखित संविधान। तो पहला लिखित संविधान जो है विश्व में किसका है? अमेरिका का है। फिर उसके बाद में आपसे पूछ लिया जाए विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान, विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान आपसे पूछ लिया जाए तो कौन से देश का? भारत का है। लेकिन अलिखित पूछ लिया जाए तो वो किसका है? जो कि यूके है। ब्रिटेन का जो संविधान है वो अलिखित संविधान के अंतर्गत आता है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। और ये तो नालायक देश है ही पाकिस्तान, तो हरामखोर। चलते हैं भाई अगले प्रश्न की ओर। और ये रहा प्रश्न, भारत की संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई थी? यानी कि संविधान जो सभा है भारत में, कॉन्स्टिट्यूशन जो असेंबली है, इसका निर्माण किसके कहने पर बनाया गया था? यानी कि वेवेल प्लान, क्रिप्स मिशन, अगस्त प्रस्ताव और कैबिनेट मिशन, किसके कहने पर बनाया गया था? तो कैबिनेट मिशन के कहने पर बनाया गया था। और कैबिनेट मिशन भारत में आया था 1946 में। कब आया था? 1946 में आया था कैबिनेट मिशन। और कैबिनेट मिशन जो है इसके अंदर 3 सदस्य हुआ करते थे, जिसमें से एक इसका अध्यक्ष पैथिक लॉरेंस, एक अलेक्जेंडर एबी अलेक्जेंडर और एक स्टोफोर्ड क्रिप्स नाम से 3 व्यक्ति इसमें हुआ करते थे। तो कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर जो है संविधान सभा का गठन किया गया है। क्रिप्स मिशन 1942 में भारत आया था। ठीक है, और अगस्त प्रस्ताव 1940 के अंदर जो है प्रस्ताव जो है भेजा गया था, अगस्त प्रस्ताव। ठीक है, तो राइट आंसर होगा हमारे इस प्रश्न का, हमारे संविधान सभा से संबंधित, तो राइट आंसर होगा हमारा 4 नंबर, यानी कि डी आंसर जो है इस प्रश्न का सही होगा। तो गाइज नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न ये रहा, भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? जो भारत की संविधान सभा जो थी उसका अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर वी.एन. रॉय, डॉक्टर या पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो राइट आंसर क्या होगा? भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? तो भारत की संविधान जो सभा है इसके प्रथम स्थायी अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा की जो है प्रथम बैठक हुई थी 9 दिसंबर को।
कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। और इसी 9 दिसंबर कहाँ पे हुई थी ये बैठक हुई थी संसद भवन दिल्ली में। और इसी बैठक के अंतर्गत हम बात कर लें तो भारत का संविधान सभा का अस्थायी जो है अध्यक्ष बनाया गया था, वो बनाया गया था सच्चिदानंद सिन्हा को। किसको बनाया गया था? सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था, जो कि अस्थायी सदस्य थे, यानी कि अस्थायी अध्यक्ष हुआ करते थे। लेकिन स्थायी सदस्य या स्थायी अध्यक्ष कब बनाया गया? तो 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक में संविधान सभा का स्थायी सदस्य या अध्यक्ष किसको बनाया गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। तीसरी बैठक हुई थी संविधान सभा की, तो तीसरी बैठक हुई थी 13 दिसंबर को। और उसी 13 दिसंबर 1946 में संविधान सभा के द्वारा जो है, आप अच्छे से जानते हैं, इसमें बैठक में पेश किया गया था उद्देश्य प्रस्ताव। और वही उद्देश्य प्रस्ताव जो है बाद में आज हमारी क्या कहलाता है? प्रस्तावना कहलाता है, प्रियम्बल कहलाता है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए दोस्तों, करंट अफेयर्स से संबंधित आपको थोड़ा सा अवगत करवाया जा रहा है कि करंट अफेयर्स की मैराथन क्लास आपके लिए आने वाली है, जो कि पूरा एसएससी का जितना भी एग्जाम्स होते हैं उन सभी एग्जाम्स को टारगेट किया जाएगा, जिसमें विशेषकर आपके लिए जीडी का एग्जाम जो है ये टारगेट किया गया है। इसमें करंट अफेयर्स का जो सेशन होगा ये जनवरी से अक्टूबर की जो है 2022 की करंट अफेयर्स की सीरीजें आपको लगभग 4 से 5 क्लासें करवाई जाएंगी। प्रत्येक जो है क्लास के अंदर लगभग 200 से 300 प्रश्न जो है इसमें होंगे, जो कि इस संडे को 4 दिसंबर को पहली लेक्चर सीरीज यानी कि पहली क्लास जो है आपके लिए उपलब्ध होगी, 8 बजे लाइव हो जाएगी। आप सभी विद्यार्थियों को इस पोस्टर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। एकदम बेहतरीन तरीके से एकदम बढ़िया लेवल के प्रश्न जो एग्जाम में बार बार पूछे जाएंगे, उन्हीं प्रश्नों के बारे में हम डिटेल से बात करेंगे। ऐसे ऐसे प्रश्न आपके लिए लेकर आएंगे जो आपको सीधा एग्जाम में हेल्प करेंगे। तो एक बार सेशन जो है इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें आप सभी विद्यार्थी। और करंट अफेयर्स के इस पोस्टर को भी आप टेलीग्राम चैनल से उठा करके इसे भी पोस्ट डाल दें अपना स्टेटस वगैरह के ऊपर, जितने भी अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं उनके ऊपर आप उसको डालेंगे। ठीक है, तो आपका एक कर्तव्य बनता है कि हम आपके लिए इतना कर रहे हैं तो आप कम से कम इतना तो करें, जिससे हमें भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिले और हम आपके लिए बेहतरीन कंटेंट जो है आपको समय समय पर उपलब्ध करवाते रहें। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखिए भाई, निम्नलिखित में से कौन भारतीय झंडा समिति का अध्यक्ष था? झंडा समिति का अध्यक्ष कौन था? तो देखिएगा, झंडा समिति का स्थायी अध्यक्ष दो प्रकार से पूछा जा सकता है। एक तो स्थायी पूछा जा सकता है, तो स्थायी तो होगा जे.बी. करपलानी। कौन होगा? जे.बी. करपलानी जो है स्थायी होगा। लेकिन आपसे पूछ लिया जाए अस्थायी, तो अस्थायी कौन थे? अस्थायी पूछ लिया जाए तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। लेकिन अब इसमें जे.बी. कृपलानी का इसमें कोई भी ऑप्शन में नाम ही नहीं है, तो झंडा समिति के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा उदरोपातज नहीं है या उदरोपातन नहीं है? फिटकरी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी सी आंसर इसका सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर। निलंबन कण किसके बीच एक जैसा व्यवहार करते हैं? निलंबन कण जो है किसके बीच में एक जैसा व्यवहार करते हैं? डी जो है इसका ए आंसर, यानी कि D/10⁻², और 10⁻⁻4 सेंटीमीटर इसका राइट आंसर, यानी कि ए उत्तर जो है ये सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर। पायस एक कोलाइड होता है। पायस एक कोलाइड होता है। द्रव्य में गैस का, द्रव्य में द्रव्य का, गैस में द्रव्य का, ठोस में गैस का, तो द्रव्य में द्रव्य का जो है कोलाइड होता है पायस। चलिएगा अगले प्रश्न की ओर। दूध एक है, यानी कि दूध क्या है? पायस है, निलंबन है, फेन है, ठोस में गैस का, तो इसमें सही आंसर क्या होगा? पायस है। दूध क्या है? पायस है। अगले प्रश्न की ओर चलें तो देखिए, बेहतरीन प्रश्न है और ये प्रश्न ऐसा प्रश्न, ये जो प्रश्न है बार बार एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है भाई। निम्नलिखित में से कौन सा पुरुष के
लिंग गुणसूत्रों के जोड़े को दर्शाता है। यानी कि आप अच्छे से जानते होंगे कि जो है, जो पुरुष के अंदर जो है वाई गुणसूत्र जो होता है वो ही लिंग निर्धारण का कार्य करता है। तो एक्स और वाई यानी कि आप अच्छे से जानते होंगे 46 गुणसूत्र होते हैं, यानी 23 जोड़े हमारे जो है गुणसूत्रों के होते हैं, जिनमें से एक्स एक्स जो है ये 44 होते हैं। तो ये दोनों में ही सेम होते हैं, लेकिन पुरुष के अंदर जो है, स्त्री के अंदर आपको एक्स एक्स देखने को मिलेंगे और पुरुषों के अंदर एक्स वाई देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए आंसर सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, फर्न की श्रीधानी में कितनी ग्रीवा नाल कोशिका पाई जाती है? फर्म की स्त्रीधानी में जो है कितनी ग्रीवा नाल पाई जाती है, कोशिकाएं पाई जाती हैं? तो एक नाल कोशिकाएं इसमें पाई जाती हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, न्यूटन का पहला गति नियम संकल्पना देता है। यानी कि न्यूटन का जो गति का पहला नियम था, न्यूटन ने 3 गति के नियम दिए हैं, उनमें जो पहला गति का नियम था वो किसकी संकल्पना करता है? तो आप अच्छे से जानते होंगे जड़त्व का नियम। यानी कि न्यूटन के पहले नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 4 नंबर आंसर हो जाएगा। देखिए गाइज, एक नई मुहिम हमने आपके लिए चलाई है, ध्यानपूर्वक देखिएगा भाई इसे, क्योंकि डेली की डेली आपको जो है एक मिसलिनियस बिंदु के ऊपर चर्चा की जाएगी आपके साथ में। जैसे कि आज हम बात करेंगे अरावली पर्वतमाला के बारे में। ठीक है, किसके बारे में बात कर लेंगे आज हम अरावली पर्वतमाला जो है इसके बारे में बात करेंगे। आप अच्छे से जानते हैं कि सबसे पहले तो हम अरावली पर्वतमाला के बारे में बात कर ले, है कहाँ पे। देखना, ध्यानपूर्वक देखेंगे आप सभी अरावली पर्वतमाला के बारे में। देखो, ये हमारा इंडिया हो गया। ठीक है, तो इंडिया के अंदर आपको ये जो दिखाई दे रहा है, ये वाला जो पोर्शन दिखाई दे रहा है, ये अरावली पर्वतमाला है। ये कौन सी पर्वतमाला है? अरावली पर्वतमाला। सबसे पहले हम अरावली पर्वतमाला के बारे में बात कर लें। ये विश्व की सबसे प्राचीन पर्वतमाला है। तो विश्व की सबसे प्राचीन यानी पुरानी पर्वतमाला कौन सी है? अरावली पर्वतमाला है। फिर हम इससे एक प्रश्न बनता है, ये बनी कब थी? प्री कैम्ब्रियन काल में। कौन से काल में बनी थी? प्री कैम्ब्रियन काल में। तो प्री कैम्ब्रियन काल में इसका निर्माण हुआ था। अब ये पाई है कहाँ कहाँ पे, कौन कौन से राज्य में फैली है? तो देखिएगा, सबसे ज्यादा भाग इसका राजस्थान में है। राजस्थान के बाद में हम बात कर ले गुजरात में है। गुजरात के बाद में बात कर ले हम इसका हरियाणा में है। हरियाणा के बाद में दिल्ली में है। किसमें है? दिल्ली के अंदर है। इन 4 जगहों पर ये फैली हुई है। लेकिन इस अरावली पर्वत श्रेणी का 80 से ज्यादा प्रतिशत भाग जो है, या लगभग 80% भाग मान ले, तो वो राजस्थान में फैला हुआ है। इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? देखिएगा, एक चीज और प्रश्न बनता है यहाँ से कि इसकी शुरुआत जो है ये कहाँ से होती है। ठीक है, तो ध्यानपूर्वक देखिएगा आप लोग कि इसकी शुरुआत से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है। तो अरावली पर्वतमाला जो है ये गुजरात में एक जगह आती है, पालनपुर। पालनपुर गुजरात, मैं लिख देता हूं, पालनपुर गुजरात से लेकर के, और ये आगे तक कहां तक फैली हुई है? रायसीना पहाड़ी तक। कौन सी पहाड़ी तक? रायसीना पहाड़ी तक फैली हुई है। और ये रायसीना पहाड़ी कहाँ पे फैली हुई है? दिल्ली में। यहां तक जो है अरावली पर्वत श्रेणी का विस्तार है। लगभग ऐसा माना जाता है 692 किलोमीटर इसकी लंबाई है। कितनी लंबाई है? 692 किलोमीटर इस जो है पर्वतमाला की लंबाई है। और इसी पर्वतमाला की सबसे ऊंची पर्वत चोटी का नाम है गुरु शिखर। क्या नाम है? गुरु शिखर इसका नाम है। और गुरु शिखर की ऊंचाई आपको देखने को मिलेगी 1722 मीटर। कितनी देखने को मिलेगी आपको? 1722 मीटर जो है गुरु शिखर पर्वत चोटी की ऊंचाई आपको देखने को मिलेगी। और एक बात और कर लेते हैं, ये है कहाँ पे? तो राजस्थान में एक जगह है सिरोही जिला। इस सिरोही जिले के माउंट आबू नामक स्थान पर आपको गुरु शिखर पर्वत चोटी जो है ये देखने को मिलेगी। साथ ही साथ हम अरावली पर्वत श्रेणी से संबंधित और क्या बातें कर सकते हैं? तो आप अच्छे से जानते होंगे कि अरावली जो पर्वतमाला है, इस अरावली पर्वतमाला की बात कर लें तो ध्यानपूर्वक देखिएगा, अरावली पर्वतमाला जो है ये जल, वायु व जल विभाजन का कार्य करती है। का कार्य करती है।
देखिएगा ध्यानपूर्वक, आपने अरावली पर्वतमाला के बारे में देखा होगा, ये दिखाई दे रही है आपको अरावली पर्वतमाला। ये जो अरावली पर्वतमाला है, इसके इस वाले क्षेत्र में, यानी कि इसके इधर का ये जो क्षेत्र है, जिसे मैं येलो येलो लाइनिंग से प्रदर्शित कर रहा हूँ, ये वाला पूरा का पूरा एरिया, इधर का ये एकदम शुष्क एरिया है। यानी कि इस क्षेत्र में बरसात बहुत कम, यानी ना के बराबर वर्षा होती है, यानी कि लगभग 25 सेंटीमीटर से लेकर 50 सेंटीमीटर के समथिंग बीच, राउंड फिगर में इतनी वर्षा ही होती है यहाँ पे। ठीक है, साथ में इधर ये वाला जो क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला जिसे मैं ग्रीन कलर से प्रदर्शित कर रहा हूँ, ये वाला इधर वाला, इस वाली साइड के अंदर जो है यहाँ पे आर्द्र जलवायु पाई जाती है, यानी कि यहाँ पे वर्षा की मात्रा थोड़ी सी ज्यादा होती है। इस कारण से यह इधर में शुष्क जलवायु, इधर आर्द्र जलवायु, दोनों की जलवायु में डिफरेंस करने का कार्य भी कर रही है, और साथ ही साथ जल विभाजन का कार्य भी करती है। ठीक है, जल विभाजन ये नदियों के पानी को जो है विभाजित करने का कार्य करती है। इधर से लूनी नदी निकल कर चली जाती है, इधर बनास नदी निकल कर चली जाती है, तो दोनों के बीच में जो है वाटर डिवाइडेशन का काम भी जो है करती है। कौन सी पर्वत श्रेणी? अरावली पर्वत श्रेणी। तो गाइज आपको ये मुहिम मैं समझ पाऊंगा कि बहुत अच्छी लगी होगी। ऐसे ही करके हम भारत के कुछ मिसलिनियस बिंदु, जहां से बार बार एग्जाम में प्रश्न रिपीट हो रहे हैं, उन सभी पॉइंट्स के बारे में एक एक करके हम रोजाना जो है इस लेक्चर के अंदर एक एक जो है सीरीज को उठाएंगे। पहले आज से हमने पर्वतों के बारे में शुरू किया है, तो कल या परसों तक 2 सीरीज में आपको पूरे पर्वत इंडिया में जितने भी मुख्य मुख्य पर्वत हैं जिनसे प्रश्न पूछे जाते हैं वो सारे कंप्लीट करवा दिए जाएंगे। फिर पठार करवा दिए जाएंगे, फिर उसके बाद में आपको नदियां करवा दी जाएंगी, उसके बाद में आपको फिर जो है भारत की जलवायु से संबंधित कुछ प्रश्न भी करवा दिए जाएंगे। फिर हम जैसे बात कर लें कि भारत के अंदर कौन कौन से पड़ोसी देश हैं, उनसे कैसे प्रश्न बन सकते हैं, उनके बारे में, भारत की जो है बाउंड्री के बारे में, सारे के सारे प्रश्न जो है, मिट्टी के बारे में, इन सब चीजों के बारे में हम जो है डिटेल से बात करेंगे। फिर उसके बाद में हम हिस्ट्री के भी पोर्शन उठाएंगे, डेली की डेली हिस्ट्री के अंदर भी किसी एक राजा का नाम उठा लेंगे या किसी एक वंश को उठा लेंगे, जिसमें से हम डेली की डेली रिपीटेशन करते रहेंगे। ठीक है, तो उन चीजों से हमारे यानी कि बर्डन भी हमारे ऊपर ज्यादा नहीं होगा, और साथ साथ हम चीजों को अच्छे से जो है कवर भी कर लेंगे, जिससे कि आने वाले जनवरी के पेपर तक मैं आपको इतना ज्यादा विश्वास दिलाता हूं कि इतना भयंकर तरीके की आपका जीएस को मजबूत कर सकता है। आप सारे के सारे लग करके कर सकते हैं इस जीएस को मजबूत, जिससे कि आप जब पेपर में बैठेंगे या परीक्षा हॉल में जब बैठेंगे, तो आप हर एक प्रश्न को अच्छे से, आपको ऐसा लगेगा कि यार ये प्रश्न तो मेरे को कुछ भी नहीं लग रहे, सारे के सारे प्रश्न ना मेरे को बहुत ईजी लग रहे हैं, सारे मेरे पढ़े हुए प्रश्न है। आपको ना ऐसा अनुभव होगा भाई, क्योंकि प्रैक्टिस जितनी ज्यादा करेंगे ना आप, उतना ही ज्यादा आपके सामने से प्रश्न जो है उतने ही ज्यादा गुजर जाएंगे। तो हम उन चीजों को एक बार रिपीटेशन की सीरीज के माध्यम से, जिसे आप क्रैश कोर्स बोलते हैं, उसके माध्यम से आपको करवाने की कोशिश करेंगे। और साथ ही साथ कुछ पॉलिटी का प्रश्न जैसे ही हमारे पास आ जाएगा, तो पॉलिटी के बारे में डिटेल से चर्चा कर देंगे उसमें। ठीक है, तो यहां से हम इन सब चीजों के बारे में डिटेल से बात करेंगे। करंट की पीडीएफ जो है, करंट की पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम चैनल पर ही उपलब्ध होंगी, और टेलीग्राम चैनल जो है उसका नाम है जीके बाई विक्रम सर। मैं थोड़ा सा लिख देता हूं, दूसरे कलर से लिखता हूं इसे, देखिएगा। करंट की पीडीएफ आपको मिलेगी जीके बाई विक्रम सर के नाम से, जो हमारा टेलीग्राम चैनल है। और साथ आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी इस टेलीग्राम चैनल को जो है देख सकते हैं, यहां से जाकर भी ज्वाइन हो सकते हैं। तो यहाँ पे आपको पीडीएफ सारी मिल जाएंगी, तो आप अच्छे से वहां से भी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो जुड़ जाइए दोनों चीजों के ऊपर। टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, और यूट्यूब के चैनल को, अपने उड़ान क्लासेज को अभी तक अगर आपने शेयर भी नहीं किया है, सब्सक्राइब भी नहीं किया है, तो भाई साहब सारे के सारे काम कर दो, क्योंकि जनवरी में आने वाले पेपर में आपके ना जो है 20 के 20 प्रश्न जो है सही करवाने की जिम्मेदारी उड़ान क्लासेज लेता है। ठीक है, तो आज के सेशन में हम इतनी ही बातें करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए जोश, नई उमंग के साथ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।